हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल लव यू ज़िंदगी में आपका स्वागत है। और मैं आज आप लोगों के सामने क्रियाएं से ही रिलेटेड जो काल और वाच्य था वो हमने पढ़ लिया है, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं अव्यय और निपात। तो आप जो है हर एक विषय को कितना डीपली पढ़ सकते हैं कि हम उसमें बाद में हमें कन्फ्यूज़न ना हो। उसीलिए मैं उस आपको पहले विस्तार से पढ़ा रही हूँ और बाद में उन जो है टॉपिक के हम प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको इस क्लास को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम जो है अगर कोई भी हिंदी का एग्ज़ाम है तो आपको सारे जो प्रश्न हैं वो इन्हीं टॉपिक से आते हैं, तो आपको इसे देखना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो, जो है ये कि आप लोग अपनी पढ़ाई को रेगुलर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अव्यय। हमने क्रिया पढ़ लिया था, उसके बाद जो है वाच्य पढ़ लिया था, काल पढ़ लिया था। ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं अव्यय। देखिए अव्यय। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अव्यय। ठीक है। ये तो अव्यय अव्यय क्या है। अव्यय शब्द का अर्थ है कि जिस शब्द का कुछ भी व्यय ना होता हो। मतलब व्यय मतलब आपको पता है, व्यय मतलब कि हमें खर्च नहीं करना है, तो उसी में जो है जो खर्च हो जाता है, व्यय मतलब जो खर्च हो जाता है। लेकिन उसमें अगर अलज्ञा उपसर्ग, तो वो उसका क्या मतलब होता है कि उसे अब खर्च नहीं होगा, वो खर्च नहीं होगा। तो जैसे अव्यय शब्द का अर्थ ही है कि जिस शब्द का कुछ भी व्यय ना हो, मतलब उसमें से कुछ भी खर्च ना हो, वो किसी भी परिस्थिति में कोई उसे ले ना सके। ठीक है। तो अतः अतः अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में आदि में व्याकरणिक कोटि का प्रभाव में से कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कोई भी व्याकरणिक जो है परिवर्तन उसमें नहीं होता है। जैसे देखिए क्या क्या शब्द हो सकते हैं अव्यय के। आज, कल, तेज, धीरे, अरे, ओ, किंतु, पर, ताकि आदि अव्यय शब्दों के उदाहरण हैं। वापस से देखिए अव्यय के शब्दों क्या कौन कौन से होते हैं। आज, कल, तेज, धीरे, अरे, ओ, किंतु, पर, ताकि आदि अव्यय शब्दों का के उदाहरण हैं। तो आपने देखा कि जो है अव्यय का क्या अर्थ होता है कि वो किसी भी परिस्थिति में व्यय ना हो, चाहे वो रूप कोई भी रूप चले, चाहे लिंग हो, चाहे कारक हो, चाहे जो है संज्ञा हो, सर्वनाम हो, वो हर परिस्थिति में वो वही शब्द रहेंगे। जैसे आज हो गया, कल हो गया, तेज हो गया, धीरे हो गया, अरे, ओ, किंतु, पर, ताकि आदि। ठीक है। तो अव्यय अव्यय होता है और उसको कहते हैं विकारी शब्द। अव्यय को क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। ये अव्यय होते हैं और विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं देखिए आप लोग। देखिए अव्यय तथा अविकारी शब्द क्रिया कितने होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, आर्थी आदि। तो अव्यय जो शब्द होते हैं उनमें हम कितने चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। तो क्रिया विशेषण अर्थ के आधार पर, क्रिया विशेषण के भेद कितने होते, कैसे कितने हैं, अर्थ के आधार पर चार भेद है। कौन से, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है। उसी प्रकार संबंध बोधक अव्यय के भी तीन प्रकार है। कौन कौन से, सविभक्ति, निर्विभक्ति, उभय विभक्ति। उसके बाद समुच्चय बोधक के कितने प्रकार हैं। समुच्चय बोधक के दो प्रकार है। कौन से, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण और व्याधिकरण। उसके बाद विस्मयादि बोधक के कितने हैं। विस्मयादि बोधक के देखिए कितने कौन कौन से हैं। हर्ष बोधक, शोक बोधक, भाव बोधक, आश्चर्य बोधक, स्वीकार बोधक, अनु
अनुमान, अनुमोदक बोधक, तिरस्कार बोधक, संबंध बोधक। ठीक है, ये देखिए इतने सारे जो है ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 क्या है हमारे ये विस्मयादि बोधक के। उसके बाद निपात, निपात के कितने भेद होते हैं निपात, तो निपात के स्वीकृत बोधक, नकार बोधक, निषेधात्मक बोधक, प्रश्न बोधक, विस्मयादि बोधक, तुलनात्मक बोधक, अवधारणा बोधक, आदर बोधक। तो आप निपात को मतलब इतना डीपली नहीं जाएगा, लेकिन जो है तो भी हम अगर टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये सब पढ़ना पड़ता है। तो हम आप इतना बस देख लीजिए कि आपको विस्मयादि बोधक, अव्यय तथा अथवा विकारी शब्द कितने होते हैं, 5 प्रकार के। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इसमें से अर्थ क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके भेद इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद यहाँ पे जो है सब है, एक बार आप इसे पढ़िएगा वीडियो को रोक के। ठीक है, आगे देखिए हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में हम देखेंगे परिभाषा। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ वहाँ, धीरे जल्दी, अभी बहुत आदि शब्द क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें को हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया मतलब जो किसी कार्य का होना या करने के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है कुछ शब्द है जो क्रिया विशेषण के हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, जल्दी, अभी, बहुत आदि शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के कार्य, क्या कार्य है क्रिया विशेषण के, देखिए पहला है क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है, जैसे वह धीरे से बोलता है, फिर वह जोर से हंसता है। उपयुक्त वाक्यों में धीरे से, जोर से क्रिया विशेषण है। अब मतलब देखिए धीरे से बोलता है तो बोलना क्या होगा, बोलना क्रिया ही तो होगी। उसी प्रकार से जोर से हंसता है, जोर से हंसता, हंसना क्या है, हंसना भी तो क्रिया है, लेकिन वो क्रिया की विशेषता बता रहा है क्या, धीरे से और जोर से। तो ये सारे जो शब्द होते हैं वो हमारे क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए आप लोग, देखिए क्रिया विशेषण क्रिया के संपादित होने का ढंग बताता है। क्रिया विशेषण क्रिया के संपादित होने का ढंग बताता है, जैसे पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। यहाँ धड़ाधड़ क्रिया विशेषण बिकने की क्रिया का ढंग बतलाता है। मतलब इसमें जो है क्रिया जो है कैसे चल रही है, कैसे हो रही है, उसके बारे में बताता है ये क्रिया विशेषण। जैसे धड़ाधड़ मतलब बहुत तेजी से। क्रिया विशेषण तीसरा है क्रिया विशेषण क्रिया के होने की निश्चयता और अनिश्चयता का बोध कराता है, जैसे वह अवश्य आएगा, वह अवश्य आएगा, वह शायद खाएगा। मतलब वो अवश्य आएगा और वो अवश्य शायद खाएगा। तो यहाँ पे अवश्य और शायद क्रिया विशेषण आना और खाना क्रिया की निश्चयता और अनिश्चयता का बोध कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा कि वह अवश्य अवश्य आएगा, वह अवश्य, वो शायद खाएगा। तो जो अवश्य है और शायद है क्रिया विशेषण है, और आना और खाना जो ये अव्यय शब्द हो गए। जो अवश्य है और जो शायद है वो अव्यय शब्द है, लेकिन जो आना खाना ये क्रिया है। तो यहाँ पे जो है क्रिया की निश्चयता और अनिश्चयता का बोध करा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा नियम हो गया। उसके बाद आप देखिएगा क्रिया विशेषण क्रिया के होने में निषेध और स्वीकृत का बोध कराता है। क्रिया विशेषण क्रिया के होने में निषेध और स्वीकृत का बोध कराता है, जैसे मत पढ़ो, ना लिखो, हाँ आओ, ठीक कहते हो। क्रिया तो इसमें जो है मतलब क्या कह रहा है कि ये जो है निषेध और स्वीकृत का बोध कराएगा, कि मतलब हाँ जो चीज़ मतलब उसमें नहीं का प्रयोग होगा, और अगर किसी की चीज़ है तो उसे मतलब स्वीकृत करेगा, हाँ ये आपकी चीज़ है, ठीक है,
जो कह रहे हो सही है। ठीक है, तो मत पढ़ो, मत पढ़ो निषेध का, न लिखो ये भी मत अव्यय शब्द है क्रिया विशेषण के, न लिखो न अव्यय शब्द है। हाँ आओ ठीक कहते हो, ठीक अव्यय शब्द है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मत और न क्रिया विशेषण पढ़ने और लिखने की क्रियाओं का निषेध करते हैं। हाँ और ठीक क्रिया विशेषण है। आना और कहना क्रिया की स्वीकृति का बोध कराता है। हाँ और ठीक है क्रिया विशेषण के आना और कहना क्रिया की स्वीकृति का बोध कराते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया के घटित होने की दिशा, स्थिति, विस्तार और परिमाण का बोध कराता है। क्रिया विशेषण में पांचवा नियम है कि वो क्रिया विशेषण जो क्रिया के घटित होने पर उसकी स्थिति, उसका समय, उसकी दिशा, उसका विस्तार, उसका परिमाण का बोध कराता है। जैसे वह ऊपर सोता है, अब ऊपर एक स्थिति की बात हो रही है कि वो कहाँ सोता है, ऊपर सोता है। घर के भीतर बैठो, यहाँ ऊपर और भीतर क्रिया विशेषण है। यहाँ ऊपर और भीतर क्रिया विशेषण अव्यय है। सोना और बैठना क्रियाओं की स्थिति का बोध कराते हैं। सोना और बैठना क्रियाओं की स्थिति का बोध कराते हैं। उसके बाद सड़क के दाएं चलो, सड़क के दाएं चलो, जाओ उधर उठो, जाओ उधर उठो। ठीक है, यहाँ दाएं, वहाँ, यहाँ दाएं और उधर क्रिया विशेषण चलना और ढूंढना क्रियाओं की दिशा का बोध करा रहा है। जब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि वह ऊपर सोता है घर के भीतर बैठो, तो यहाँ ऊपर, यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ ऊपर और भीतर क्रिया विशेषण सोना और बैठना क्रियाओं की स्थिति का बोध कराता है, क्रियाओं की स्थिति का बोध कराता है। सड़क के दाएं चलो, सड़क के दाएं चलो और जाओ उधर उठो, सड़क के दाएं चलो, जाओ उधर उठो। तो यहाँ पे दाएं और उधर, दाएं और उधर क्रिया विशेषण है, जबकि चलना और ढूंढना क्रियाओं की दिशा का बोध कराता है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण में आप स्थिति हो गया, दिशा हो गया, विस्तार हो गया, नकारात्मक शब्द हो गए, मतलब जैसे और किसी की अस्वीकृति की बात हो गई है ना, तो ये सारे शब्द जो है क्रिया विशेषण में अव्यय में आते हैं। उसके बाद देखिए क्रिया विशेषण का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? प्रयोग, अर्थ और रूप। प्रयोग, अर्थ और रूप। तो आप देखिएगा क्रिया विशेषण का अर्थ जो है कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया, ठीक है, देखिए साधारण क्रिया विशेषण, साधारण क्रिया विशेषण पहला है, नहीं देखिए अप्रयोग, हाँ सॉरी, प्रयोग, प्रयोग के आधार पे आप देखिए, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। पहला है साधारण, दूसरा है संयोजक, तीसरा है अनुबंध। तो पहला जो साधारण क्रिया विशेषण है, उन क्रिया विशेषणों को कहते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है। साधारण क्रिया विशेषण उन क्रिया विशेषण को कहते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे अब, जल्दी, कहाँ। अब पहला है जल्दी, कहाँ, मतलब यहाँ पे उन क्रिया विशेषण को कहते हैं जिसका प्रयोग वाक्य के स्वतंत्र रूप से, मतलब उसमें कोई बाधित नहीं है, कोई मना करने की चीज़ नहीं है, स्वतंत्र रूप से कहा जा रहा है। जैसे अब जैसे उसके वाक्य है, शब्द है अब जल्दी कहाँ। फिर दूसरा देखिएगा संयोजक क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण। संयोजक क्रिया विशेषण उन क्रिया विशेषणों को कहते हैं जिनका संबंध उपवाक्य से रहा करता है। यह क्रिया विशेषण संबंध सर्वनाम से बनते हैं। जैसे अब आप आएंगे, अब आप आएंगे, तब मैं घर जाऊंगा। जहाँ आप जाएंगे वहाँ मैं भी जाऊंगा। यहाँ, जहाँ, तब, जहाँ, वहाँ संयोजक क्रिया है, मतलब वहाँ पे संयोजक क्रिया, जहाँ पे ऐसे डॉट्स हो या अगर डॉट नहीं भी है तो भी वही वो जो शब्द हो, जैसे जब और जब, तब। जब मैं घर जाऊंगा, जहाँ आप जाएंगे वहाँ मैं आऊँगा, जब और तब, है ना ये।
उसके बाद आप देखिए अनुबंध। अनुबंध क्रिया विशेषण उन क्रिया विशेषणों को कहते हैं, अनुबंध क्रिया विशेषण उन क्रिया विशेषणों को कहते हैं, अनुबंध क्रिया विशेषण उन क्रिया विशेषणों को कहते हैं जो है कहते हैं जिनका प्रयोग किसी शब्द के स्थान साथ अवधारणा के लिए होता है, जैसे तक, भर, भी आदि। अर्थानुसार क्रिया विशेषण के निम्नलिखित चार भेद हैं। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित चार भेद हैं। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आप देखिए आगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं अभी आ रहा हूँ, पहला है मैं अभी। तो यहाँ पे देखिए कितने हैं ये कार्य विशेषण। अर्थानुसार के अनुसार, पहले तो वो प्रयोग के आधार पे बताया गया ना, अब अर्थानुसार क्रिया विशेषण के चार भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मैं अभी आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर कभी चलेंगे, मैं अभी आ रहा हूँ। और दूसरा है फिर कभी चलेंगे। तीसरा है पानी निरंतर बह रहा है। तो देखिए आप लोग कि काल जो है यहाँ पे कालवाचक में पहले कह रहा है मैं अभी आ रहा हूँ, फिर अभी चलेंगे, पानी निरंतर बह रहा है। तो इसके बाद क्या है, इन उदाहरणों से इनमें अभी फिर कभी निरंतर शब्दों द्वारा क्रिया का काल का पता लग रहा है, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। मतलब इसमें कह रहा है कि अभी है ना, फिर कभी, निरंतर, मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ समय के बारे में बता रहा है कि कब कौन सी चीज करना है, कार्य के समय के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। परिभाषा देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण की, जिस क्रिया विशेषण शब्द से कार्य के होने के समय का ज्ञात हो, कार्य के होने का समय ज्ञात हो, वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसमें बहुधा ये शब्द होते हैं। देखिए कौन से प्रयोग में, इसमें बहुधा ये शब्द प्रयोग में आते हैं, जैसे यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, बाद, पीछे, घड़ी, घड़ी, अब, तत्पश्चात, तदंतर, कल, कई बार, अभी, फिर कभी आदि शब्द। तो देखिए इसमें आपको समय का है ना, जिस कार्य के करने का जो समय हो रहा उसका बोध करा रहा है ना, तो उन्हीं को हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें जो मैंने शब्द बताए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, अभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, बाद, पीछे, घड़ी, घड़ी, अब, तत्पश्चात, तदंतर, कल, कई बार, अभी, फिर कभी आदि। ठीक है। अब दूसरा देखिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसमें देखिए पहला है भीतर जाकर बैठिए। पहला वाक्य है भीतर जाकर बैठिए। दूसरा है यहाँ से चले जाइए। और तीसरा है किधर जा रहे हो, है ना। तो ऐसे उन उदाहरणों को ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए इनमें भीतर मतलब भीतर जाकर बैठिए, भीतर, यहाँ से चले जाइए, यहाँ, है ना। देखिए ये शब्द और किधर। ठीक है, शब्दों द्वारा क्रिया के होने का स्थान का बोध हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो शब्द है ना, यहाँ पे जो शब्द है वो क्रिया के होने के स्थान का बोध करा रहा है कि कौन सा स्थान है, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। परिभाषा इनकी देखिएगा आप लोग। जिस क्रिया विशेषण शब्द द्वारा क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसमें बहुधा ये शब्द प्रयोग में आते हैं, जैसे भीतर, बाहर, अंदर, यहाँ, वहाँ, किधर, इधर, उधर, कहाँ, जहाँ, दूर, अन्यत्र, इस ओर, उस ओर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। तो ऐसे जो शब्द आ रहे हैं वो हमारे कौन से शब्द हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
आगे देखिए आप लोग, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, मतलब समझ लीजिए कि आपको जो है सर्वनाम विशेषण यही सब मतलब सब एक मिलके होता है, बस समझने के ऊपर है। पहला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में, पहला है, एक मिनट, पहला है थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। कितना? थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए, ये आपके ऊपर है। वह अधिक बोलता है, वह अधिक बोलता है। उन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, इनमें थोड़ा थोड़ा और अधिक शब्द क्रिया की परिभाषा बतलाया गया है। मतलब यहाँ पे नाप तौल की बातें होंगी, है ना। यहाँ पे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में नाप तौल की बातें होती हैं। तो ये क्रिया जो विशेषण होती है, यहाँ पे हम जैसे वह अधिक बोलता है, तो अधिक की बात हो रही है ना, इसमें ज़्यादा कम की बात हो रही है, थोड़ा थोड़ा की बात हो रही है ना। तो इसमें जो है, इनमें थोड़ा थोड़ा और अधिक शब्दों द्वारा क्रिया की परिभाषा नाप तौल में बताया गया है, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। परिभाषा, जो शब्द क्रिया का परिमाण बतलाते हैं, मतलब जो शब्द ना क्रिया का परिमाण बताते हैं, वे परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनमें बहुधा, थोड़ा थोड़ा, अत्यंत, अधिक, अल्प, बहुत, कुछ, पर्याप्त, प्रभुत, कम, न्यून, बूंद बूंद, स्वल्प, केवल, प्रायः, अनुमानतः, सर्वदा आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप शब्दों को बार बार पढ़िएगा, आपको शब्द को या समझना है कि किस क्रिया विशेषण में कौन से शब्द होते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। दूसरा है संभवतः, संभव है कि वह आए, संभव है कि वह आए। धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे चलिए। इनमें जल्दी जल्दी संभव है और धीरे धीरे शब्दों द्वारा क्रिया के होने की रीति का बोध कराया गया है, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। परिभाषा, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की, जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनमें बहुधा ये शब्द प्रयोग में आते हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं रीतिवाचक में? अचानक, सहसा, एकाएक, झटपट, आप ही आप, ध्यानपूर्वक, धड़ाधड़, यथा, ठीक है, सचमुच, अवश्य, वास्तव में, निसंदेह, बेशक, शायद, संभव, कदाचित, बहुत करके, हाँ ठीक, सच, जी, जरूर, अतएव, किस लिए, क्योंकि, नहीं, न, मत, कभी नहीं, कदापि नहीं आदि शब्द आते हैं। रूप, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। पहला है मूल, दूसरा है यौगिक और तीसरा है संयुक्त। तो यहाँ पे मूल क्रिया विशेषण, जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते, वे मूल क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते, वे मूल क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जैसे अचानक, दूर, ठीक आदि। तो ये मूल क्रिया विशेषण शब्द है, रूप के आधार पर है। रूप के आधार पर कितना, देखिए आपने क्या क्या देखा, प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण देखा, फिर आपने अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण देखा, तो अभी आप रूप के आधार पर क्रिया विशेषण देख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 शब्द होते हैं, रूप, मूल, यौगिक और संयुक्त। तो मूल क्रिया विशेषण क्या होती है? जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द के मेल से नहीं बनते, वे मूल क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जैसे अचानक, दूर, ठीक।
यौगिक जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द में प्रयोग, यौगिक का क्या कहेंगे कि वो जो क्रिया विशेषण किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या शब्द जोड़ने से बनते हैं वे यौगिक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। यह क्रिया विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय तथा धातु में पाए जाते हैं। ठीक है। एक मिनट है। अच्छा, प्रत्यय योग से बनते हैं जैसे मन से, देखते हुए, यहाँ तक, वहाँ पर आदि, है ना। तो ये यौगिक क्रिया विशेषण होते हैं। अब देखिए संयुक्त क्रिया विशेषण, संयुक्त क्रिया विशेषण या स्थानीय वे अन्य शब्द जो भेद जो बिना किसी परिवर्तन के विशेष स्थान पर आते हैं उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण अव्यय भी कहते हैं। ये कई प्रकार से बनते हैं जैसे संज्ञाओं की द्विरुक्ति से, घर घर, घड़ी घड़ी, दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से, रात दिन, साज सवेरे, क्रिया विशेषण की द्विरुक्ति से, धीरे धीरे, जहाँ जहाँ, क्रिया विशेषण के मेल से, जब तब, जहाँ तहाँ आदि। क्रिया विशेषण के बीच न आने से कभी न कभी, न कुछ, है ना। अनुकरण मूलक शब्दों की द्विरुक्ति से, झटपट, धड़ाधड़, अव्यय के प्रयोग से, प्रतिदिन, यथाक्रम। तो ये संयुक्त क्रिया विशेषण की जो है बारे में बताया गया है कि जहाँ पे संज्ञा की द्विरुक्ति से कैसे शब्द होंगे, जैसे घर घर, घड़ी घड़ी, दो भिन्न संज्ञाओं के मेल से शब्द बनते हैं जैसे रात दिन, साज सवेरे। क्रिया विशेषण की द्विरुक्ति से भी शब्द बनते हैं जैसे धीरे धीरे, जहाँ जहाँ। भिन्न क्रिया विशेषण के मेल से भी शब्द बनते हैं जैसे जब तब, जहाँ तहाँ। क्रिया विशेषण के बीच न आने से कभी ना कभी, कुछ ना कुछ, ये हो गए। अनुकरण मूलक शब्दों की द्विरुक्ति से, झटपट, धराधर, और अव्यय के प्रयोग से, प्रतिदिन और यथा कर्म। तो ये क्रिया विशेषण में संयुक्त क्रिया विशेषण के बारे में कहा गया है। अब आप देखिए संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं संबंध बोधक अव्यय। परिभाषा, संबंध बोधक वे अभिकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संयोग का बोध कराते हैं। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि संबंध बोधक वे अविकारी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संख्या सर्वनाम शब्दों से साथ संयोग का बोध कराते हैं। जैसे बच्चे पिता के साथ मेला गए, बच्चे पिता के साथ मेला गए। तो यहाँ पे के साथ किसका कर रहा है, संज्ञा और सर्वनाम के बाद प्रयुक्त हो रहा है। बच्चे और पिताजी संज्ञा है ना, साथ, और संज्ञा सर्वनाम के शब्दों को संयोग का बोध, मतलब उसको जुड़ रहा है के साथ, है ना, जुड़ने की बात हो रही है, संयोग की बात हो रही है। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए, मैंने और घर दोनों ही, मैंने सर्वनाम है, घर जो है संज्ञा है, उनकी जुड़ने की बात हो रही। के सामने कुछ पेड़ लगाए, पार्क के चारों ओर लोग इकट्ठे हो गए। तो पार्क क्या है, संज्ञा है। उसने पोस्ट ऑफिस के निकट, के निकट क्या है, अव्यय शब्द है, संबंध बोधक, और उसने क्या है, सर्वनाम है, और पोस्ट ऑफिस हमारा क्या है, संज्ञा है। उसके बाद देखिए पांचवा, वह घर के भीतर घुसा बैठा है, वह घर के भीतर घुसा बैठा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भीतर हमारा संबंध बोधक अव्यय है। आपके अलावा कौन रुपया देता है, आपके अलावा कौन रुपया देता है, ये संबंध बोधक अव्यय होता है। लड़की की तरफ नजर डालो और कहो कि क्या वह चोर है। तो यहाँ पे लड़की संज्ञा है और की तरफ संबंध बोधक अव्यय है। तो देखिए आगे देखिए आप लोग, उपयुक्त वाक्य में आप देख रहे हैं कि, उपयुक्त वाक्य में आप देख रहे हैं कि के साथ, के सामने, चारों ओर
निकट, के भीतर, अलावा, की तरफ आदि ऐसे शब्द रूप जो वाक्यों में आए दो संज्ञा सर्वनाम रूपा रेखांकित हैं, सब मध्य संबंध स्थापित कर रहे हैं, मध्य संबंध स्थापित कर रहे हैं, इनको ही संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। मतलब ये जो है, जैसे के साथ, के सामने, के चारों ओर, के निकट, के भीतर, के अलावा, की तरफ आदि ऐसे शब्द रूप हैं जो वाक्य में आए दो संज्ञा और सर्वनाम के रूपों के मध्य संबंध स्थापित कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो दो संज्ञाएं या सर्वनाम आएंगे उनके बीच में वो संयोग या संबंध स्थापित करते हैं। कौन से? संबंध बोधक अव्यय। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, हम लोग चलते हैं। ठीक है, प्रयोग की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के भेद। प्रयोग की दृष्टि से तो ये जो है इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहते हैं, मेन जो है अर्थ के आधार पर। तो अब ये बार बार वही सेम है, बस आपको ये मेन टॉपिक पढ़ने से। अब ये देखिए, संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक पे अव्यय। ठीक है, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद। कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के? ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये कितने भेद होते हैं? 14। कौन कौन से? काल, कालवाचक संबंध बोधक अव्यय, जैसे पहले, बाद, आगे, पीछे। दूसरा है स्थानवाचक, ये स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय है, जैसे बाहर, भीतर, बीच में, ऊपर, नीचे आदि स्थानवाचक काल संबंध बोधक अव्यय है। तीसरा है दिशा से, निकट, पास, समीप, और, सामने। चौथा है साधनावाचक, निर्मित, द्वारा, जरिए। विरोधावाचक जो है उल्टे, विरुद्ध, प्रतिकूल। व्यतिरेक वाचक, सिवा, अलावा, बिना, बगैर, अतिरिक्त, रहित जो है ये हो गए। उद्देश्यवाचक, लिए, वास्तव, हेतु, निमित्त, ये उद्देश्यवाचक हो गए। 8वां है साहचर्यवाचक, समेत, संग, साथ, सहित या साहचर्यवाचक हो गए। विषयवाचक हो गए। कौन से? विषय, बाबत, लेख आदि विषयवाचक संबंध बोधक अव्यय हो गए। 10वां है संग्रहवाचक, समेत, भर, तक, संग्रहवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गए अर्थ के आधार पर। उसके बाद देखिए विनियम, विनियम मतलब यहाँ पे क्या होगा विनियम में? विनियम विनिमय वाचक, जैसे प्लेट, बदले, जगह, एवज। 12वां है सादृश्यवाचक क्रिया संबंध बोधक अव्यय, जैसे समान, तरह, भांति, नाई। समान, तरह, भांति, नाई। तुलनावाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जैसे अपेक्षा, वनस्पति, आगे, सामने। तो कारण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जैसे कारण, परेशानी से, और मारे, आज। ये सब क्या है? क्रियावाचक संबंध बोधक अव्यय है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में अंतर। क्या अंतर है? जब इनका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ होता है तब संबंध बोधक अव्यय, जब इनका प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक अव्यय होते हैं, लेकिन जब क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब ये क्रिया विशेषण होते हैं। मतलब जब इनका जो प्रयोग है और संज्ञा और सर्वनाम के साथ होता है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? संबंध बोधक हो जाएगा। लेकिन जब वो अव्यय जो है क्रिया की विशेषता बताते हैं तो वो क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। उसके बाद आप देखिए समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाते हैं, जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। दो वाक्यों के परस्पर जोड़ने वाले शब्द क्या होते हैं? अव्यय कहे जाते हैं। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगा। यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और व्याधिकरण अव्यय। तो समानाधिकरण असमुच्चय बोधक अव्यय क्या के कितने भेद हैं? 4। कौन कौन से?
संयोजक, विभाजक, विरोधक, परिणाम दशक। तो यहाँ पे जो समानादि बोधक है उसमें संयोजक में शब्द हैं और, एव, तथा, और उसके बाद विभाजक में या, अलावा, नहीं, तो। तीसरा विरोध दशक, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, वरन। परिमाण दशक, इसलिए, अतः, अतएव आदि होते हैं। तो आप इतना बस ध्यान दीजिएगा। तो जो दो वाक्य होंगे वो दो वाक्य परस्पर जुड़ेंगे तो समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। व्याधिकरण और समुच्चय बोधक अव्यय के भी 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? करण, देखिए, करण, उद्देश्य, संकेतवाचक, स्वस्वरूपवाचक। तो करण में होगा क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, आदि। और उद्देश्यवाचक है कि, जो, ताकि। संकेतवाचक है जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। और स्वरूपवाचक है कि, जो, अर्थात, यानी, आदि। ठीक है, इसके बाद आप देखिए जिन, अब ये देखिए विस्मयादि बोधक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान इंपॉर्टेंट समझ के लगा लीजिएगा आप लोग। जिन अव्यय से हर्ष शोक घृणा, जिन अव्यय से हर्ष शोक घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे हाय वह चल बसा, हाय वह चल बसा। तो यहाँ पे हाय क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है। इस अव्यय के निम्न उपभेद हैं। पहला है हर्ष बोधक, जैसे वाह, वाह, आह, धन्य, शाबाश, वाह, आह, धन्य, शाबाश। शोक बोधक हाय, आह, त्राही, त्राही। भाव बोधक हाय, अरे, जो। आश्चर्य बोधक, विस्मयादि बोधक, ये क्या हो है। तो यहाँ पे देखिए हर्ष बोधक, शोक बोधक, भाव बोधक, आश्चर्य बोधक। उसके बाद देखिए, एक मिनट है, इसको मैं ऐसे थोड़ा करती हूँ, ये एक सेकेंड। तो देखिए, ये देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, स्वीकार बोधक, स्वीकृत बोधक, जी ही, हाँ, हाँ, जी हाँ, अच्छा, ठीक, ये सब जो है स्वीकृत बोधक जो है विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं अव्यय। अनुमोदन बोधक ठीक, अच्छा, हाँ। तिरस्कार बोधक छी, हट, धिक, दूर। संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं? अरे, रे, जी, हे, अहो आदि। उसके बाद देखिए निपात। निपात क्या है? मूलतः निपात का प्रयोग अव्यय के लिए होता है। मूलतः निपात का प्रयोग अव्यय के लिए होता है। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। निपात का प्रयोग निश्चित शब्द या पूरे वाक्य को के वाच्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। निपात सहायक शब्द होते हैं, वाक्य के अंग नहीं होते। निपात का कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करता है। निपात कौन कौन से हैं? सुकृत बोधक निपात, नकारात्मक बोधक निपात, निषेधात्मक बोधक निपात, प्रश्न बोधक निपात, विस्मयादि बोधक निपात, तुलनात्मक और अवधारणा बोधक, आदर बोधक। तो आप यहाँ पे देखिए जो स्वीकृति है वहाँ पे किसी चीज़ की बात मानी, हाँ, जी हाँ, हाँ जी, जी हाँ। नकारात्मक बात को नहीं, किसी चीज़ को ना कहना है, जी नहीं, नहीं। निषेधात्मक में भी वही होता है, बस यहाँ पे मत का प्रयोग होता है। प्रश्न बोधक में जो है क्या होता है? प्रश्न बोधक में भी, प्रश्न बोधक में क्या होगा? तुलनात्मक, ठीक है, तुलनात्मक हो गया, तुलनात्मक, अवधारणा ठीक है, लगभग, आदर से जी।
ठीक है। तो 8 प्रकार के निपात होते हैं: स्वीकृत, नकारात्मक, निषेधात्मक, प्रश्नबोधक, विस्मयादिबोधक, तुलनात्मक, अवधारणाबोधक, आदरबोधक। तो आज हमने जो है पूरा जो है अव्यय या अविकारी शब्द को पढ़कर ख़त्म किया है। मैं सिर्फ आपको बस एक बात बोल रही हूँ कि आपको सब आता है, सिर्फ आपको रिवीजन की तरह मैं करा रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए, सिर्फ सुनिए, अगर सुनने से भी आपका बहुत हेल्प होने वाला है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आएगा तो उससे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे, धन्यवाद।